आज की वीडियो से हमारे चैनल में कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे, सेकेंड वीडियो में हम आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे और थर्ड वीडियो में हम आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक कैंडल बनती कैसे है। आपने जनरली दो तरह की कैंडल्स देखी होंगी, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है और इसीलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पतला सा थिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको विक कहा जाता है और इसको शैडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो ऊपर का जो ये पार्ट है, पतला सा थिन पार्ट है, इसको विक, नीचे वाला भी विक है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर की साइड है, इसलिए इसको अपर विक भी कहा जाता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो थिन पार्ट है नीचे वाला, इसको लोअर विक भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इसको शैडो भी बोलते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विक और बॉडी से बनती है। तो विक तो आपको समझ आ गया है कि जो ऊपर पतला सा जो पार्ट है, थिन वाला पार्ट है, इसको, और नीचे वाला जो थिन वाला पार्ट है, इसको हम विक कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी, जो कि ये आपको थिक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा होती है कैंडल की बॉडी। तो अब ये समझते हैं कि कैंडल बनती है। हम कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कैंडल्स में बायर्स एक्टिव होते हैं और किस टाइप की कैंडल में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और कौन सी कैंडल्स होती हैं जिनमें न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर्स एक्टिव होते हैं। गाइस, जिस तरह से हम किसी मनुष्य यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार, खान पीन, चलन ढलन या रूटीन को देखकर उसकी साइकोलॉजी को पता करते हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है, उसी तरह हम मार्केट में कैंडल की बॉडी, विक और कैंडल के बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स या सेलर्स। और इससे हम काफी हद तक ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। गाइस, मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिन्हें कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना नहीं आता है, जिसकी वजह से वे गलत ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी ग्रीन कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल बायर्स की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि रेड कैंडल सेलर्स की कैंडल होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम कैंडल के कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर्स कंट्रोल कैंडल है। कौन सी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में होती है, आज के इस वीडियो में हम इसे ही बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वह रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, वहां पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर अपने एनालिसिस के अनुसार सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स भी यहाँ पर अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब देखिए, यह कैंडल यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म हो गई है, जो कि एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वह लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यह कैंडल हरी बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस में बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन आपको इसके कलर को देखकर यह डिसाइड नहीं करना है कि यह कैंडल किसके कंट्रोल में है, ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। ये जानने के लिए हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करना होगा। तो चलिए अब अलग अलग प्रकार के कैंडल को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 कैंडल दिख रही हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन वाली कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड वाली कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बेयरिश कैंडल ही कहूंगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर्स का नियंत्रण देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे। गाइस, जब यह ग्रीन वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है, तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है,
जब ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो बायर्स यहाँ पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यहाँ पर वीक होने लगते हैं और जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहाँ पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेयरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अपसाइड ले गए हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें ये पता चलता हूं कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ये रेड वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है तो प्राइस इस बार अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है और इस कैंडल को भी हम बेयरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अपर विक जो है वो काफी लॉन्ग बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि प्राइस इस पॉइंट तक गया था, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से प्राइस में काफी हाई सेल साइड रिजेक्शन देखने को मिला था और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया था। तो गाइस, आपको हमेशा चार्ट में देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की रेड या ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, जिसकी अपर विक कैंडल की बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग हो, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब आइए सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं। गाइस, सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो कैंडल्स कुछ इस तरह की होती है। इनको हम हैमर या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को हम हैमर या पिन बार कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े के जैसी होती हैं। इन कैंडल्स में इनकी जो लोअर विक होती है वो काफी लॉन्ग होती है। इस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब चार्ट में ये कैंडल्स बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइस, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहां से ओपन हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट तक पहुंचता है तो अब सेलर्स यहाँ पे सेलर्स और ज्यादा कम प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और जो बायर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कम प्राइस में बाइंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। गाइस, जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ग्रीन पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी लोअर विक जो होती है वह कैंडल के बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस में बहुत अधिक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी बायर्स के नियंत्रण में है।
तो जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती दिखे तो आप वहां पर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइस, जब ये रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलर्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोअर विक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। तो गाइस, आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए थर्ड टाइप की कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, चार्ट में थर्ड टाइप की कैंडल जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। इनमें कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर ही होती है, यानी कि इस तरह की कैंडल में कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर ये कैंडल चार्ट में ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के। लेकिन अगर ये कैंडल चार्ट में रेड कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। गाइस, जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ से प्राइस में बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो बायर्स प्राइस को यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस उसके हाफ पर आकर यहाँ क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वह लगभग इस कैंडल के बॉडी के बराबर ही होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि जब यह कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना शुरू होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को अपसाइड ले जाते हैं। लेकिन जब सेलर्स इस पॉइंट पर एंटर होते हैं तो सेलर्स प्राइस को इसके हाफ पर ला देते हैं, जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिलती है। इसलिए जब यह कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी न्यूट्रल है। प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही प्राइस सेलर्स के। इस समय आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है। इसी तरह से जब ये रेड कलर की कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ से बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। बायर्स प्राइस को यहाँ से जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस यहाँ उससे डबल नीचे आ जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी कुछ इस तरह की बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी ऊपरी विक जो होती है ऑलमोस्ट इसकी बॉडी के बराबर होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है।
जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस इस टाइम सेलर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एंट्री करते हैं तो बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं सेलर्स उसके दोगुना नीचे ला देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं और प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, फोर्थ टाइप की कैंडल जो हमें चार्ट में दिखती है वह कुछ इस तरह की होती है जिसे हम मारुबोजू कैंडल भी कहते हैं। यह कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की चार्ट में फॉर्म हो सकती है। चार्ट में अगर हमें यह ग्रीन मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, और अगर हमें चार्ट में यह रेड मारुबोजू कैंडल दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। आइए इनकी साइकोलॉजी को समझें और जानें कि ये कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है। गाइस, जब यह ग्रीन मारुबोजू यानी कि बुलिश मारुबोजू कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और इस पॉइंट से बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां से बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। इस समय प्राइस में बहुत कम सेलर्स का इंटरेस्ट होता है और यहाँ पर बहुत ही कम सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और यह कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। इस कैंडल में न तो इसकी अपर विक होती है और न ही इसमें इसकी लोअर विक होती है। यह एक स्ट्रॉन्ग और फ्रेश ग्रीन कैंडल होती है जो पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में होती है और यह कैंडल पूरी तरह से बायर्स के द्वारा बनाई गई होती है। यानी कि जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है कि अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। इस समय आप अदर कॉन्फर्मेशन जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही जब ये रेड वाली मारुबोजू कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ से प्राइस में बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जा रहा होता है तो इस टाइम बहुत कम बायर्स बाइंग में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए हमें इस कैंडल में बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। और जब प्राइस डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ये रेड मारुबोजू कैंडल कंप्लीटली बनकर रेडी हो जाती है, जिसमें न तो इसकी अपर विक होती है और न ही इसकी लोअर विक। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम प्राइस में सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और प्राइस फुल्ली सेलर्स के कंट्रोल में है। अब आइए फिफ्थ टाइप्स कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, जो फिफ्थ टाइप की कैंडल हमें चार्ट में देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसे हम स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। जब ये कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस इस समय न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस में न तो बायर्स का कंट्रोल है और न ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं और जानते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती है, ताकि आपको सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाए और आपको कोई भी डाउट न रह जाए। गाइस, जब यह ग्रीन स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां से फिर से सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है,
लेकिन इस बार जब प्राइस डाउन साइड आता है तो बायर्स भी यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं और बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह ग्रीन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल में इसकी अपर और लोअर विक एक बराबर है। और इसी तरह से जब ये रेड वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, तो इस पॉइंट से प्राइस में बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाता है तो इस बार प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से फिर से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से दोबारा से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस बार सेलर्स भी यहाँ पर सेलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है और प्राइस यहाँ क्लोजिंग पर कर देता है और हमारी ये एक रेड स्पिनिंग टॉप कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इस कैंडल में इसकी जो अपर और लोअर विक की लंबाई होती है वो लगभग सेम ही होती है और इसकी बॉडी बीच में बहुत छोटी सी होती है। जब ये कैंडल चार्ट में बनती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। गाइस, ये कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। मुझे जब भी इस कैंडल को ट्रेड करने का मौका मिलता है मैं इसे ट्रेड करता हूं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करता हूं। इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, इस पर मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आइए सिक्स्थ कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, हमारी सिक्स टाइप की कैंडल जो होती है वो देखने में कुछ इस तरह की होती है। इसमें कैंडल की जो अपर और लोअर विक होती है वो बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बायर स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। और जब हमें चार्ट में यह रेड कैंडल दिखती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में इस समय सेलर स्ट्रांग तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आइए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट में कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, ताकि आपको सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाए। गाइस, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से नीचे जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से फिर से सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बायर्स यहाँ पर अभी कमजोर नहीं हुए होते हैं। बायर्स अभी भी यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह ग्रीन कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। गाइस, जब इस तरह की कैंडल चार्ट में बनती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में बायर्स मजबूत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो जब भी आपको चार्ट में ऐसी किसी कैंडल का फॉर्मेशन दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय कीमत में बायर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल में हमें सेलर्स का भी पावर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से गाइस, जब यह रेड कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहां से ओपन होता है तो इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं
और बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से नीचे किसी एक पॉइंट तक जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस पॉइंट से प्राइस में फिर से बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स प्राइस को फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार सेलर्स प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी सेलिंग कर रहे होते हैं। इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। गाइस, जब इस तरह की कैंडल हमें चार्ट में दिखती है, तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस कंडीशन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि इस कैंडल में यहाँ पर हमें बायर्स का भी पावर देखने को मिल रहा है। इसको समझने से हमें क्या पता चला कि बायर को कौन सा विक मजबूत करता है? नीचे वाला, सेलर वाला, नीचे वाला। और बायर को कमजोर कौन सा विक करता है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो सेलर की कैंडल में सेलर को मजबूत कौन सा करता है? नीचे वाला, ऊपर वाला। ये नीचे वाला जिसने बोला है ना, वो मुझे वो मेरे सामने आ जाए, जिसने नीचे वाला बोला है। ऊपर वाला सर, ऊपर सेलर ऊपर से आता है ना। हाँ, ऊपर वाला, क्योंकि बायर ऊपर गया था, फेल हो गया, सेलर ने कंट्रोल कर दिया, तो ऊपर वाला इसको विक मजबूत करता है। ठीक है, ठीक है सर। और नीचे वाला विक इसको क्या करता है? कमजोर करता है, क्योंकि इसमें बायर एक्टिव हैं और पहले वाले पोर्शन में बायर क्या थे? फेल हो गए। ऊपर वाले पोर्शन में बायर फेल है, इसमें बायर फेल है, इसमें बायर एक्टिव है। ये बात याद रखनी है, ये आगे हमारी सारी स्ट्रेटजीज में काम। गाइस, ये थी हमारी 6 टाइप्स की कैंडल और उनकी साइकोलॉजी जो हमें चार्ट में हमेशा देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी कैंडल चार्ट में कैसे फॉर्म होती है और उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। Let me show you a list of the most interesting candlestick patterns that work very well. There are many candlestick patterns that traders use, but the ones we find most effective are those that happen most frequently. Let's start with the first one, a long wick rejection. As the name suggests, a long wick rejection is a candlestick that has a long wick and a small body rejecting a certain price level. This is a reversal pattern, which means that whenever this candlestick forms, we expect the price to reverse from the current market situation. We have a downward movement, the long wick rejection forms, and price reverse. The candle's color does not matter. It can be red or green. From the price action view, the sellers have failed to close another strong bearish candle, which shows momentum loss. On the other hand, the buyers have stepped into the market and immediately pushed the price higher. This rejection signals a possible reversal to the opposite side of the market. Same thing here. The price is pushed up, hit, and reversed, forming a long wick rejection pattern. Again, it shows that the buyers are losing momentum and sellers have stepped into the market, which makes the price reject this area, signaling a possible reversal to the downside. Multiple rejections. This pattern consists of multiple candles rejecting an area by wicks. Here on the chart, the price pushed down, hit, and drastically reversed, giving us a key area of support. As the price returns to this zone again, we can see that we have multiple long wick formations in this area rejecting this price. This shows the sellers have tried over and over again to break the price to the downside but failed. Whenever the price has gone below this level, the buyers have entered the market, causing multiple wicks, which presents a trading opportunity. Here in the opposite direction, we had a key level of market structure acting as resistance several times. When the price returned to this level, we had multiple wicks sticking out and rejecting this area. Once again, it shows that the sellers held this level strong and confirmed the reversal. Momentum candlestick. The momentum candlestick consists of 2 consecutive candles with the same color where the second candle's body is bigger. From the price action view, it indicates an increase in momentum, which signals movement continuation. Here, when the price reached this level of market structure,
First, we had multiple wicks rejecting this area, followed by a long wick candlestick, which shows that sellers were unable to push the price lower, and the price immediately pushed higher. Then we have a momentum candlestick formation, which shows that the buyers have entered the market, and the price has gained massive bullish momentum. Now price can continue to push higher, which provides us with a perfect trading opportunity. Move on to the next pattern. Number 4. Shrinking candles. Shrinking candles refers to a situation in which the candle's body is getting smaller and smaller before reaching a supply or demand zone. Here on the chart, the price came up, hit, and reversed, giving us a key level of resistance. Notice how the candle's body gets smaller as the price approaches this level. The psychology behind the shrinking candles is that it shows the loss of momentum from the buyers, which results in a smaller distance pushed by the price. It is an early signal that buyers are losing control, and prices might reverse from the area. Now this pattern works best when accompanied by another reversal pattern, like a long wick rejection at the end. Remember, the same concept is valid for the bearish scenario. Number 5. Engulfing candlestick. Engulfing candlestick formation is one of the most powerful price action reversal patterns, which I'm sure you have all heard of. This pattern consists of 2 candlesticks in which the body of the second one has an opposite color and engulfs the body of the first one. Forming this pattern at the bottom of a bearish movement indicates a reversal to the upside. Forming at the top of a bullish movement indicates a reversal. सेल की कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है बाय की एक ऐसी कैंडल बनती है जो पिछली 2 कैंडल्स के बराबर या उससे ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एनगल्फिंग कैंडल है। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज पे छा जाना, ठीक है, उसको समो लेना। तो ये है इसकी, फॉर एग्जांपल इनकी विक्स भी हैं, इसकी भी विक है, इसकी भी विक है और इसके ऊपर भी विक है। आमतौर पर एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, उसके ऊपर अगर वो बाय की कैंडल है तो ऊपर छोटी सी विक होती है या नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती विक। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? ये है आपकी एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब देखें इसने कितनी कैंडल्स को एनगल्फ किया है, पहले वो देखें। ये थी एक कैंडल, इसको भी एनगल्फ कर लिया पूरे तरीके से, इसको भी एनगल्फ कर लिया 2, और इसको छोड़ दें, इसको नहीं किया, इसको एनगल्फ नहीं किया। तो 2 कैंडल्स एनगल्फ हुई हैं, एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल। इस एक कैंडल ने उन 2 कैंडल से भी ज्यादा मूवमेंट दी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एनगल्फिंग हमेशा अपोजिट होती है, यानी सेल की कैंडल्स बन रही है ना, रेड कैंडल बनी है, उसके बाद बाय की कैंडल बने जो या इसको एनगल्फ करे या फिर इन 2 को एनगल्फ कर ले, तो हम कहते हैं कि ये एनगल्फिंग कैंडल है। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं। अच्छा, इसमें चीज देखने वाली ये होती है, अब मैं जो अगली चीज आपको, ये एनगल्फिंग कैंडल है जी। ठीक हो क्या? देखिए, समटाइम्स पैटर्न ऐसा बनता है, समटाइम ऐसा पैटर्न बनता है कि यहां पे आपके पास सेलिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल ये सेलिंग हो रही है आपके पास। अब इसमें विक्स बन जाती हैं, कैसे? इसके नीचे आ गई ये विक। ठीक है जी, अब यहां पे जो एनगल्फिंग कैंडल बनती है ना, जो बाय की कैंडल बनेगी, वो ऐसे बन जाती है। ठीक है, दूसरा पैटर्न जो आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, सेलिंग हो रही है। ठीक है, ये उसके नीचे विक आ गई है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरीके से बनेगी, बाय की कैंडल ऐसे, और इसके नीचे जो विक होगी वो इसके भी नीचे से होके आएगी इस तरह। अब देखिए, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसकी विक पीछे रहेगी, मतलब नीचे रह गई है, प्राइस ने यहीं से उठी है प्राइस और ऊपर निकल गई है, लेकिन इसकी जो विक थी उसको इसकी विक ने एनगल्फ किया हुआ, बाय की कैंडल ने, यानी विक भी एनगल्फ हुई है और टोटल जो ऊपर तक इसकी बॉडी थी वो भी एनगल्फ हुई है। अगर ऊपर भी विक है तो वो भी एनगल्फ हो गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे इसकी विक रह गई एनगल्फ होने से। तो ये वाली जो है ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, जिसमें विक समेत कैंडल एनगल्फ हो। और ये वाली जो एनगल्फिंग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि इसमें विक भी एनगल्फ हो गई है, इसमें विक एनगल्फ नहीं हो सकी, प्राइस यहीं से ऊपर उठ गई है। ये बात समझ आ गई? अब अगली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जितनी बड़ी एनगल्फिंग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो एनगल्फिंग है ये इस तरह हो जाती है आपकी, ये एनगल्फिंग आपकी इस तरह हो जाती है ये।
तो देखें पहले एक कैंडल इनगल्फ किया था, अब इसने दो कैंडल्स को इनगल्फ किया, इसको भी इनगल्फ किया, इसको भी इनगल्फ किया, दो कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, इसने एक कैंडल को इनगल्फ किया। तो अब ये भी है तो स्ट्रॉन्ग 2 टाइम्स, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये 4 टाइम्स है, इससे डबल स्ट्रॉन्ग है। क्यों? एक तो इसमें इनगल्फिंग पूरी है, इसमें इनगल्फिंग पूरी नहीं है। दूसरा, इसने दो कैंडल्स को इनगल्फ किया, इसने एक कैंडल को इनगल्फ किया, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों इनगल्फिंग, दोनों इनगल्फ कैंडल है। इसको इनगल्फ भी कहते हैं, मोमेंटम भी कहते हैं। लेकिन इनगल्फ में क्या होता है कि इनगल्फिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी पहले प्राइस सेल हो रही थी, ठीक है, तो एकदम एक बाय की कैंडल बनी जिसने इनगल्फ कर लिया, तो ये इनगल्फिंग होती है। उसमें अपोजिट कलर होना, अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी है, समझ आ गई। इसी तरह हम दूसरे सिनेरियो में अगर देखें जिसमें प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो उसमें भी आपको सेम चीज नजर आएगी। अब ये देखें, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से मुझे कोई बताएगा कि ये एनगल्फिंग स्ट्रांग है या वीक है? सर यहाँ पे एनगल्फिंग होती है सेल की कैंडल से। अब प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में एनगल्फिंग होगी इस तरीके से, और ऐसे ही उसको ऐसे कर ले। हाँ जी, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई दो मुझे बता दें कि ये एनगल्फिंग कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है? ऐसा नहीं, लेकिन वीक एक ने कहा स्ट्रांग है, एक ने कहा वीक है, एक और बता दे अब। है। वीक वीक सर इसलिए है ना क्योंकि उसने बाइक की विक को नहीं ना किया इनगल्फ। हाँ जी, ठीक है जी, ये एनगल्फिंग अच्छी है, लेकिन ये स्ट्रांग एनगल्फिंग वैसी नहीं है जैसे कि दूसरा सिनेरियो में यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरा सिनेरियो देखें पहले ताकि आपको क्लियर समझ आए चीज। क्योंकि सर यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक तो उसने बाइक की विक को भी नहीं किया इनगल्फ, और उसने सिर्फ एक बाइक की है कैंडल को इनगल्फ, दो को नहीं हाँ किया। हाँ, एक तो का चलो इतनी मसला नहीं है, बेशक एक को भी करे वो भी स्ट्रांग है, लेकिन पहली बात आपकी विक ठीक को है नहीं किया। कि इसने विक को एनगल्फ नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये एनगल्फिंग ज्यादा स्ट्रांग है जो मैं अब बना रहा हूँ। जी जी, यस सर। ठीक है जी, ये ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी वजह क्या है कि इसने विक को भी एनगल्फ कर लिया अपने साथ, ठीक है। यहाँ पे जो विक है वो ऊपर रह गई है, विक एनगल्फ नहीं हुई। तो जब हम आगे जाके वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, जब एडवांस में जाके पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज बहुत काउंट करती है कि क्या पूरी विक एनगल्फ हुई है या विक छोड़ दी है प्राइस ने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये एनगल्फिंग 4 टाइम्स स्ट्रांग है अगर, तो फिर ये 2 टाइम्स स्ट्रांग है, समझ आ गई। इसके अलावा एक और जो मैंने आपको चीज बताई है वो ये कि अगर एक ही कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये यहां तक एनगल्फ हो जाती, यहां तक, और दो कैंडल्स को ले जाती साथ, तो फिर ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। लेकिन इसने सिर्फ एक कैंडल को साथ किया है, तो ये फिर लेस स्ट्रांग एनगल्फ कर रहा है, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एनगल्फिंग कैंडल। अब आपको समझ आ गई, बाय में भी और सेल में भी। ये क्लास आप रिपीट पे देखेंगे, कोई चीज सवाल रह गया तो आपको वो समझ भी आ जाएगा। यस। अच्छा, अब एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? देखिए, एनगल्फिंग कैंडल ये होती है कि यहां तक जो है ना बायर स्ट्रांग थे, जो बाय थी, बाय का जो सिनेरियो था वो स्ट्रांग चल रहा था। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए, उन्होंने स्ट्रांगली सेल किया प्राइस को, ठीक हो गया। अब ये चीज कहां पे बनेगी, ये किस चीज की निशानी है? प्राइस नीचे आए तो क्या होता है, वो जहां से टकरा के प्राइस नीचे आती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है, ठीक है जी, गुड। ये रेजिस्टेंस है बेसिक, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, ये भी हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। अब पता चला रेजिस्टेंस। अब जितनी बड़ी स्ट्रांग उसकी एनगल्फिंग बनी होगी, वो उतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी। प्राइस दोबारा जब भी यहाँ पे आएगी, इस जगह पे यहाँ पे टच करेगी, तो रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन चुकी है अब, ठीक हो गया। बहरहाल ये चीज हम आगे चल के देखेंगे। दूसरा पैटर्न जो आज हमने पढ़ना है वो हमारा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार देखें, हम प्राइस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, यही मॉर्निंग स्टार हमारा एंड तक चलेगा, इसी पे हम ट्रेड किया करेंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन साथ हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे, बस फर्क ये हुआ करेगा। अब देखें जी, मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार से मतलब है सुबह का सितारा, ठीक है। सुबह का सितारा जो है वो किस वक्त निकलता है? सुबह का सितारा उस वक्त निकलता है जब रात के बाद निकलता है ना, जब रात हो चुकी होती है। रात से क्या मुराद है? सूरज गुरूब होता है, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। सूरज भी नीचे गुरूब होता है, प्राइस नीचे आ रही है। इस जगह पे आके एक ऐसा साइन बनता है, एक ऐसा साइन बनेगा जिसको देख के हम कहेंगे कि ये सुबह का सितारा है। जो सुबह का सितारा होता है ना, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो सुबह के सितारे होते हैं, जो लोग पुराने थे, जो जिनके पास घड़ियां नहीं थी और वो सितारे देख के टाइम का अंदाजा करते थे रात को भी, कि रात का कौन सा पहर है,
तो उसमें सुबह से कुछ देर पहले, यानी जब बिल्कुल सुबह सादिक जिसे कहते हैं, जो नमाज का टाइम होता है, उससे कुछ देर पहले ना एक मखसूस कुछ सितारे होते हैं जो नजर आते हैं एक मखसूस पॉइंट पे। ठीक है, उस वो निशानी होती है इस चीज की कि बस अब सुबह करीब है, आधा घंटा या 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, रोशनी आ जाएगी। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट इससे का भी बनता है ना, जो पैटर्न बनता है, ये आपको दिखाता है कि बस जो प्राइस नहीं गिरना था वो गिर चुकी है, अब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, सुबह के सितारे में क्या होता है, वो आपको बताता है कि जो रात गुजरनी थी, जो टाइम गुजरना था वो हो चुका। ठीक है, अब जो है वो सनराइज करीब है। तो वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस मार्केट में है कि जब प्राइस नीचे आ रही होती है तो मॉर्निंग स्टार जब बनता है, तो मॉर्निंग स्टार के बाद सूरज तुलू होता है, प्राइस ऊपर जाती है। समझ आ गई? अब वो बनता कैसे है? वो बनेगा ऐसे, देखें ये आपके आ रही है प्राइस नीचे, ये प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सेल की कैंडल्स बन रही हैं इस तरीके से। ठीक है जी, अब यहां पे क्या होगा, एक सेल की कैंडल बनेगी, सेल की कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है कि जिसकी बॉडी छोटी सी होती है, छोटी सी बॉडी होगी बिल्कुल। ठीक हो गया? और जो उसकी विक्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, इसके ऊपर भी इस तरह विक होती है और इसके नीचे भी विक होती है इस तरीके से। ये ऐसी कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, मैं इसी के साथ आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ। ये देखें, एक ऐसी कैंडल जिसके ऊपर नीचे विक्स बड़ी हो और दरमियान में छोटी सी बॉडी हो, ये डोजी कैंडल है। मुमकिन है दरमियान में ना हो, इसकी बॉडी थोड़ी सी नीचे हो इस जगह पे, इसको भी आप डोजी कह सकते हैं। मुमकिन है वो ऊपर नीचे विक्स हो और बॉडी थोड़ी इस जगह पे बने, इसको भी आप डोजी कैंडल कह सकते हैं। इसकी कोई यस भी सर, जी चार्ट में आ रही है, चार्ट में ये हाँ, ये अभी बनी है, अभी बनी है। ठीक है, ये डोजी कैंडल है। ये देखें आप इस जगह पे चार्ट पे, अगर यहाँ पे देखें, ये डोजी कैंडल बन रही है, नेक्स्ट भी डोजी कैंडल है, इसको हम कहते हैं डोजी। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे आपको नाम भी लिख देता हूँ, ये है डोजी कैंडल, DOJI। डोजी कैंडल की अब आपको निशानी पता चल गई, ये सामने बन गई है, बस ये डोजी होता है, इसको कहते हैं डोजी। ऊपर भी विक, नीचे भी विक, दरमियान में छोटी सी बॉडी इस तरीके से, छोटी भी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। जैसी मैंने बनाई है ना, शेप आपको समझ आ गई है, यही शेप होगी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये 3 कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जो है ये 3 कैंडल पैटर्न है, इसमें 3 कैंडल्स बनती हैं, 3 कैंडल से मिलकर ही बनता है। पहली कैंडल कौन सी होगी? ये वाली। ये कौन सी कैंडल है? सेल की कैंडल, यानी ये सेल की कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी। उसके बाद क्या होगा? डोजी। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बनेगी बाय की कैंडल। वो कैसे बनेगी? इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपकी बन गई बाय की कैंडल। तो आपके पास कितनी कैंडल्स पूरी हो गई हैं? आपके पास 3 कैंडल्स पूरी हो गई हैं, ये है आपकी बाय की कैंडल। ठीक हो गया? कितनी कैंडल्स हो गई? 1 2 3। ये जो पैटर्न बना है ना आपके पास, सेल की कैंडल, डोजी और फिर एक बाय की कैंडल, इसको आप कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये इस चीज की निशानी होती है कि प्राइस यहां से अब ऊपर जाने वाली है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं आपको मिलेगी। ये डॉजीज आपके पास सारा दिन बनेंगे, आप मुझे कहेंगे आपने बताया था डॉजी के बाद प्राइस ऊपर जाती है, ये मॉर्निंग स्टार सारा दिन बनेंगे। और आप फिर मुझे कहेंगे कि मॉर्निंग स्टार के बाद तो प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी नहीं गई और यहीं से नीचे आ गई, तो ये क्या हुआ? ठीक है, तो अभी आपने ये नहीं देखना कि ये क्या हुआ, अभी आपकी सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये क्यों नहीं काम करता? सर डोजिया कलर कोई भी हो सकता है सर? हाँ, मैं वो बता देता हूँ आपको। डोजी का कलर कोई भी हो सकता है, डोजी का कलर रेड भी हो सकता है, डोजी का कलर ग्रीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा डोजी बन रहा है, दोनों रेड बन रहे हैं, लेकिन डोजी का कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुमकिन है यहाँ पे आपको ये वाली चीज मिल जाए, बाय का डोजी बन जाए। बाय का डोजी कैसे बनेगा? इस तरीके से, ये बाय का डोजी है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है दरमियान में। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, बाय की कैंडल बन जाती है, ये भी ठीक है। यानी ये डॉजी रेड होना जरूरी नहीं है मॉर्निंग स्टार में, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो जाए। जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि डॉजी से पहले सेल की कैंडल हो और डॉजी के बाद बाय की कैंडल हो। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब एक चीज और बनती है, वो क्या बनती है कि सेल की कैंडल बनी पहले, यहां पे बनी सेल की कैंडल इस तरीके से, फिर बना डॉजी। ठीक है, और डॉजी के बाद बन गया एक और डॉजी, ये इस तरह बन गया। ठीक है, उसके बाद बनी बाय की कैंडल,
इस तरीके से ये। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी मॉर्निंग स्टार है, इसको कहते हैं डबल डॉजी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये भी मॉर्निंग स्टार है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। यानी कम से कम 3 कैंडल्स हो, 4-5 हो जाए वो कोई मसला नहीं, यहाँ पे एक और तीसरा डॉजी बन जाए फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं परेशान होना कि 2 डॉजी बन गए। डॉजी 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल्स हों और ये पैटर्न हो कि सेल की कैंडल, उसके बाद 2-4 डॉजीज और फिर एक बाय की कैंडल। तो ये आपका मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार आपको ये बताता है कि जितनी रात होनी थी प्राइस की वो हो चुकी है, अब ये स्टार बन गया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। मैं बार बार जा सकती है कह रहा हूँ, ये नहीं होता कि 100% जाएगी। अगर इस मार्केट में कोई भी चीज 100% हो जाए ना, तो सारी दुनिया काम, बाकी काम छोड़ दे। ठीक है, यही काम करे सिर्फ एक, लेकिन इसमें कुछ भी 100% नहीं है। ये डोजी कहाँ, ये मॉर्निंग स्टार कहाँ पे काम करेगा, ये तो हमने पढ़ना है बेसिकली, कि कौन से मॉर्निंग स्टार को आपने छोड़ना है और कौन से मॉर्निंग स्टार को आपने पकड़ना है, उस पर काम करना है। ठीक है, ये जो लोग, आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं ना, तो एक उसमें एक बड़ी मशहूर एक टर्म यूज होती है, उसे कहते हैं वेल लेफ्ट। वेल लेफ्ट का मतलब है कि कोई बॉल ऐसी आई है जो डेंजरस थी या जिसको छोड़ देना। ठीक है, आमतौर पे बैट्समैन का काम क्या होता है कि वो बॉल को हिट करेगा और स्कोर करेगा, ठीक है, रन करेगा। लेकिन एक होता है वेल लेफ्ट। वेल लेफ्ट ये होता है कि एक ऐसी बॉल जिसको छोड़ देना बेहतर है, उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये वो वेल लेफ्ट चीज होती है कि आपको पता हो कि आपने किस जगह पे कौन से मॉर्निंग स्टार को पकड़ना है और कौन से को छोड़ देना है कि उसने फेल हो जाना, उसने काम नहीं करना। ये असल चीज है। मॉर्निंग स्टार आप किसी बच्चे से पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन क्या वो मॉर्निंग स्टार काम करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं पता होता लोगों को। उससे फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं और लॉस में जाते हैं। तो हमने आगे चल के ये चीज पढ़नी है कि कौन सा मॉर्निंग स्टार काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये मेन चीज है। उसके बाद अगली चीज जो है, सर, जी जी, ये एक चीज आपने कहा है ना कि डोजी से पहले जो कैंडल है वो सेल की होनी चाहिए और उसके बाद बाय की होनी चाहिए। जी, तो ये काम इसके उलट नहीं हो सकता, मतलब डोजी से पहले बाय की कैंडल और बाद में सेल की हो? काम उलट हो सकता है, अभी उलट काम ही पढ़ने लगे हैं ना, यस सर। अब अगली चीज उलट ही पढ़ने लगे हैं इसकी। अगली चीज जो आपने पढ़नी है वो है इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग को उलट कर देंगे तो आप आसान कर लिए काम अपने लिए अपने। अगली चीज है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है कि मगरब के टाइम या उससे थोड़ी देर पहले, आमतौर पे अगर आप देखें तो सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं ना मगरब के टाइम। वो किस चीज की निशानी है कि बस अब रात होने वाली है, रोशनी कम हो गई है। उसमें क्या होता है कि प्राइस बेसिकली ऊपर आ रही होती है। ठीक है, पहले हमने जो पैटर्न पढ़ा उसमें प्राइस नीचे जा रही थी, यहाँ प्राइस ऊपर आती है, यहाँ पे बनता है एक डॉजी। डॉजी का कलर कोई भी हो सकता है, बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। आमतौर पे अगर सेल का बन जाए तो बेहतर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अपोजिट कलर में बन जाए वो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये आपका बना एक डॉजी। ठीक है जी, डॉजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बनेगी सेल की। ये जो भी क्वेश्चन आया था ना कि उलट हो सकता है कि नहीं, उलट होता है, लेकिन उलट फिर इवनिंग स्टार बन जाएगा, फिर वो मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, बाइंग हो रही है मुसलसल बैकग्राउंड में, यहाँ पे एक डॉजी बनेगा, डॉजी के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड क्लोज होगी। तो ये भी 3 कैंडल पैटर्न है, एक कैंडल बाय की कैंडल, फिर एक डॉजी कैंडल और फिर एक सेल की कैंडल। तो ये 3 कैंडल्स जब मिलेंगी इस तरह किसी पॉइंट पे, तो ये आपका बन जाएगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की भी वही सेम चीज है कि इवनिंग स्टार हमेशा काम नहीं करेगा, यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए। अब और आती है प्राइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हर जगह पे मॉर्निंग स्टार के बाद ऊपर गई है, इवनिंग स्टार के बाद नीचे आई है, लेकिन 100 टाइम्स ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 100 बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर इवनिंग स्टार और हर मॉर्निंग स्टार काम नहीं करता। वो आपको पता होना चाहिए किस जगह पे। जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी है ना कल, वो इसीलिए पढ़ी है कि ये आपने देखने हैं रेजिस्टेंस पे, कि आपके पास कोई ऐसे इस जगह पे रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, आपने इसको मार्क किया हुआ है, और प्राइस दोबारा यहाँ पे पहुंचती है किसी टाइम, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था, ये हमारी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार बने अगर इस तरह, ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बने आपका रेजिस्टेंस पे आकर, तो फिर ये काम करेगा। ठीक है, हर जगह नहीं ढूंढना आपने, इवनिंग स्टार को ढूंढना है कि रेजिस्टेंस पे बने। ये चीज जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना सीखेंगे उस टाइम पढ़ेंगे दोबारा, कि आपने अभी आपको सिर्फ पहचान हो जाए बस कि इवनिंग स्टार क्या है और मॉर्निंग स्टार क्या है। अच्छा जी, आज आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आज आपने पढ़ा है एक तो कैंडल का स्ट्रक्चर पढ़ा कि कैंडल की विक्स क्यों बनती हैं, फिर एनगल्फिंग कैंडल पढ़ी है, डॉजी कैंडल पढ़ी है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो भी एक दिन हम नजर उन पे मार लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा वो ग्रुप में।
वो पैटर्न्स भी, लेकिन उनको देखने की जरूरत नहीं होती खास। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमने उन पे काम नहीं करना। जिस पे हमने काम करना है मैं आपको चीजें सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम की हों।